Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput and I'll be teaching you physics. तो यार लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लिया था. मैंने वहाँ पे एक आपको आरसी सर्किट अभी थोड़ा सा रोक के रखा था. वो चीज़ अपन यहाँ सीखेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, मतलब एमईसी के अंदर और ईएमआई के अंदर. सो टुडेज टॉपिक्स will be MEC, EMI and alternating current, that is magnetic effect of current, electromagnetic induction and alternating current. तो चलिए खेल शुरू करते हैं. Now moving on to the first and foremost important thing that is called Biot-Savart law. तो क्या होता है बच्चे, एक करंट कैरिंग वायर जो होती है वो अपने सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है. तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें. किस चीज़ का ध्यान रखें? ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनकी दिशा किधर होती है. तो ध्यान सुनना, एक स्ट्रेट वायर की वजह से, किसकी वजह से बच्चे? जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी एक स्ट्रेट छोटे से एलिमेंट की वजह से उसको हम राइट हैंड पाम रूल से निकाला जा सकता है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से निकाला जा सकता है बच्चे? राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है भैया? करंट की दिशा में अंगूठे का रखो, आपका पाम बताएगा कि डायरेक्शन किधर है. करंट की दिशा में अंगूठे को रखो, आपका पाम बताएगा कि इस पी पॉइंट पर डायरेक्शन किधर है? बोर्ड की तरफ. और यहाँ इस पी पॉइंट पे कहाँ है? बाहर से आता हुआ. सेम फॉर क्लोज लूप, ठीक है. करंट कैरिंग क्लोज इन अ क्लोज लूप. फॉर क्लोज लूप, ठीक है, ये भी राइट हैंड से पता चलता है. ठीक है, कैसे पता चलता है भैया? पाम को करंट की दिशा में घुमाओ, अंगूठा बचाएगा. एकदम उल्टा है. यहाँ पे क्या दिया? अंगूठे की दिशा में करंट रखो, यहाँ पे क्या है? अंगूठे की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा. तो भैया देखोगे तो कहाँ आएगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ. तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए. स्ट्रेट वायर की वजह से क्या करते हैं बेटा? करंट की दिशा में अंगूठे को रखते हैं. और लूप की वजह से क्या करते हैं बच्चे? अपन करंट की दिशा में पाम को मोड़ते हैं, कर्ल करते हैं, एंड द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वेयर Biot-Savart लॉ स्टेट्स दैट, ध्यान सुनना, Biot-Savart लॉ स्टेट क्या करता है? द मैग्नेटिक इंडक्शन DB प्रोड्यूस्ड बाय एन एलिमेंटल elemental length DL carrying a current I at a distance R is given by, ध्यान से देखेंगे, that is mu naught into mu R. ठीक है, इसके बारे में अभी सीखेंगे अपन. This is mu naught into mu R. Mu naught is called permeability of free space or mu R is called relative permeability of the medium. These are the dimensionless quantities. याद रहे. क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया. Mu naught mu R upon 4 pi, इसको आप पूरे को एक कांस्टेंट k से मानो ताकि आपको याद रहे, बार बार इसको लिखना ना पड़े. ठीक है, k इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. जबकि इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया? के आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. अच्छा, अब बात करते हैं डी एल की डायरेक्शन की. ठीक है, तो भैया जो आइडियल करंट एलिमेंट है वो करंट की दिशा में ही एलिमेंट को लिया जाएगा. क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सर. ये जो डीएल करंट एलिमेंट जो वेक्टर बताया है मैंने, ये करंट की दिशा में यूनिट छोटा सा वेक्टर है. ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जरा सोचो, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया है. तो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेट वायर की वजह से डीएल की डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? बोर्ड के अंदर जाती हुई. तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज राइट टू द डीएल एलिमेंट विल बी गोइंग इनवर्ड्स. ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर. तो आपको क्या पता चल गया बच्चे? आपको फॉर्मूला पता चल चुका है. दैट इज, अब आपको याद क्या रखना भैया? सर हमको याद रखना है म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई. सबसे पहली चीज, इसको हमने सर के बोला है, और सर ये होता है के आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन, ध्यान सुनना, आर क्यूब. दिस इज द वे. ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट, राइट सर. या फिर आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. मैग्नीट्यूड के फॉर्म में याद रखोगे तो के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द करंट एंड द आर वेक्टर. फॉर इन दिस केस दिस इज वेक्टर आर, दिस इज the DL element directions in the direction of current and the angle between them is theta. That is why we have put here sin theta. Shall we move on छोटे? Yes sir. और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो 10⁻⁻7 होती है. आप याद रखेंगे. दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टर्म्स इज 10⁻⁻7. क्लियर हो गया क्या? क्लियर है सर. चले आगे तरफ. हाँ जी सर, चला जाए. नाउ
मूविंग टू मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। देखो मूविंग चार्ज की वजह से ही तो, ध्यान से सुनना ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे इसको मिस करते हैं। मूविंग चार्ज की वजह से ही तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज मूव नहीं करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो का पता ही नहीं चलेगा, तो करंट क्या मूव करेगा? करंट क्या चलेगी? नहीं चाहेगी सर करंट। तो ध्यान से देखना, तो याद रखना एक चीज है ना, ये जो फॉर्मूला है ये क्या लिखा है? क्यू वी साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो अलग करो, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर को भी अलग करो, क्यू वी लिखा है। मतलब ध्यान से सुनना बेटा, डीएल की जगह वी लिखा है, आई की जगह क्यू लिखा है। फील आई क्या? देखो ये चीज हमेशा याद रखना, आई जब भी एक सिंगल चार्ज की बात होगी तो आई को क्यू से और डीएल को वी से, या फिर एल वेक्टर को वी वेक्टर से। याद रखना क्यों बोला? क्योंकि देखो डी क्यू बाई डी टी इंटू डीएल, तो डीएल बाई डी टी को क्या मैं वी नहीं बोल सकता हूं? तो क्यू वी इज इक्वल टू आई डी एल, राइट? याद है बेटा, क्यू इज इक्वल टू आई और वी इज इक्वल टू डी एल। ये चीज याद रखेंगे, आगे और फॉर्मूला एक और आएगा, क्यू वी भी वही फॉर्मूला होता है और आई एल क्रॉस बी भी वही फॉर्मूला होता है, पढ़ेंगे अपन, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर, चलो सर जी, तो बस बहुत इजी हो गया सर। अब एक चार्ज की वजह से आपने बता दिया क्या हो जाता है फॉर्मूला, सर ये भी क्यू, आप ये बताओ ना सीधे, के इंटू क्यू इंटू, ध्यान से देखना, वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर है सर, चले आगे। हाँ सर, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप गलती से भी मिस ना करें बेटा। मतलब अगर मैग्नेटिक एमईसी वाले चैप्टर से अगर 5 सवाल पूछ रहे हैं तो 2 सवाल कंफर्म सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट से पूछेगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? आप इस अल्फा 1 और इस अल्फा 2 को याद रखेंगे, ठीक है? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेम ने आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी फॉर्मूला देखा होगा, याद है? हाँ सर, क्या तो लिखा था सर, सर वहां तो लिखा था के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा था कि नहीं? हाँ सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप थीटा 1 और थीटा 2 दोनों याद रखो। डायरेक्शन तो आपको पता है बच्चे, कैसी होगी डायरेक्शन? सर करंट की दिशा में जाओ, पी पे मोड़ दो सर, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तो बोर्ड के अंदर जाते हुए है। तो सर बी की वैल्यू बस आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अगेन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आप एक फॉर्मूला याद रखो, 3 जगह लगेगा। सेम यहां पालो, यहां पे वापस से क्या लिखा है देखो, के आई बाई आर इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। यस और नो? करेक्ट है? देख ले ध्यान से। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं? सर कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, जहां पे आर कौन सी दूरी है बेटा? याद रखना वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पॉइंट पी से लेके रो इसका स्ट्रेट वायर तक का। क्लियर है? सेम यही चीज अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैट में होगा तो आपको याद होगा बेटा, अगर इसके ऊपर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है अगर लैम्डा, तो क्या बोलता था इसके लिए? बोलता था सर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद हो अगर आपको तो दोनों देखो कितने सिमिलर हैं, दोनों देखो कितने सिमिलर हैं। अगर आपको एक याद है तो दोनों याद होगा, पर ये थीटा 1 ये थीटा 2 की कहानी ऐसी है, ठीक है बेटा? हाँ सर। चलो तो अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा और स्पेशल केस लेते हैं। मान लो पॉइंट यहां हो गया तो क्या होगा? तो बेसिकली आप देखना, ध्यान सुनना बेटा, अगर ये पॉइंट क्या है बेटा? यहां है, तो इसका मतलब है क्या? ये पॉइंट अगर यहां है और ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप बताइए मुझे? अगर इसके अंदर करंट कितनी जा रही है? आई जा रही है, तो जरा सोचो समझो और बताओ, फॉर्मूले के अंदर करंट की क्या वैल्यू लिखना पसंद करेंगे भाई? टेल मी, सोचो जरा सोचो, मुझे क्या हुआ है बताओ। तो ये बात तो तय है कि सर इसको निकालने के लिए, देखो ध्यान से, ध्यान सुनना बेटा, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर
ये पूरी है कितनी बड़ी, क्या रहे, वायर रहे, है ना। इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज कहाँ है, अंदर जाती हुई B1, करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही। और साथ ही में सर इस रेड वाले की वजह से जो लेंथ है, इसकी वजह से सर मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B2 है। तो इसमें से इसकी मैग्नेटिक फील्ड घटा देंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर नेट B जो आएगा वो कुछ B1 माइनस B2 आएगा। अरे हाँ सर, अभी क्लियर हुआ ना सर, अभी क्लियर हुआ। तो चलो पहले अगर इसकी बात करता, इस B1 की बात करता, तो B1 आप क्या लिखते सर, हम लिखते सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 1 तो कितना बना रहा है बेटा, 0, सही है ना। थीटा 1 तो क्या बना रहा है, 0। और ये ऊपर वाला कितना बना रहा है बेटा, मुझे ऊपर वाला कितना बना रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बना रहा है सर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बना रहा है। तो सर यहां आएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, करेक्ट है क्या, करेक्ट है सर। बेसिकली B2 की अगर मैं बात करूंगा तो क्या लिखोगे आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मुझे बता दे छोटे। B2 के लिए ये छोटा वाला एंगल होगा साइन थीटा 1, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन प्लस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, B1 माइनस B2, करेक्ट है क्या। यस सर, यस सर, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे तरफ चलते हैं। या फिर अगर एक और केस हो, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, एकदम कैसा हो बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा था अभी इसके ऊपर, कितना कर रहा था जरा देखो, अभी जो एंगल सबटेंड कर रहा था, एंगल जो सबटेंड कर रहा था वो थीटा 1 कर रहा था, पर ये पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे नीचे चला जाए तो ऐसे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, पहले ऐसे 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 ऐसे, और इन्फिनिटी हो जाएगा तो 90 डिग्री बना लेगा, ऊपर वाला भी क्या बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और दूरी कितनी इन दोनों के बीच की, आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, करेक्ट है क्या। हाँ सर, तो कितना बन जाएगा, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गोइंग इनवर्ट्स, इनवर्ट्स डायरेक्शन की तो कोई समस्या ही नहीं है, राइट, राइट सर। मूविंग ऑन, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर B इज इक्वल्स टू सेमी इनफाइनाइट, एक एंगल 0 एक 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस। ऑलराइट एवरीवन, ऑल राइट ही राइट है सर। आगे की बात करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फ्लैट सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो आर्क का याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखना ध्यान से बेटा, आर्क जो एंगल थीटा बनाता है, ठीक है, तो याद रखना कुछ नहीं होता उसका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंगल थीटा। अब ये थीटा किस में है बेटा, रेडियंस में है, याद रखना किस में है, ये रेडियंस में है। अच्छा, इसी थीटा की वैल्यू अगर 2 पाई हो जाए तो पूरा लूप बन जाए, और आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो देखो यही लिखा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, जहां पे एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर है क्या। तो एक एंगल थीटा सबटेंड करने वाले के लिए आप याद रखें फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बस एंगल आपको थीटा मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। बस ये थीटा किस में होना चाहिए बच्चे, रेडियंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट part, that is on the axis of a coil, on the axis of a coil। तो ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा होगा आपको, कैसा कुछ याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। जैसे एक्सेस ऑफ ए कॉयल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे अपन, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो कुछ वैसा ही फॉर्मूला होता है। तो याद रखना कितना होता है बेटा, सर ये होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर, अपॉन 2, सॉरी
2 times of r square plus x square की power 3/2, where x is the distance of the point from the center is maximum at the center BC equal to mu naught ni upon 2r. मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना है बच्चे? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r है, याद रखेंगे ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ऑलराइट एवरीवन, देखिए इन दोनों फॉर्मूले को, कौन से फॉर्मूले को मैं वापस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक वायर की वजह से और एक आर्क की वजह से आपको चीजें एकदम याद होनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, सवाल अभी कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. चले आगे की तरफ. यस सर, चलिए आगे की तरफ. अच्छा सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर ऑफ रेडियस r फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R. इस चीज को आप अभी मत याद रखिए, इसके लिए हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इसका डेरिवेशन बता देंगे, वापस आ जाएंगे इस पे. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली डिराइव इट बेटा, इसको आप डिराइव कर सकते हो. ठीक है, किससे? एम्पियर्स लॉ से. आगे चलें. ठीक है बेटा, चलिए. तो सोलिनॉइड में मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूला ये याद रख लेते हैं, म्यू नॉट एन आई. नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये तो भाई याद ही रहेगा आपको कभी भी. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अगर, ध्यान सुनना बेटा, अगर सोलिनॉइड है, वापस से, अगर किसी पॉइंट P पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो वापस से जैसा अपन ने स्ट्रेट वायर के केस में किया था, मान लेते हैं ये एंगल θ1 है और ये एंगल क्या है बच्चे? θ2 है. तो तू बता सकता है जो वापस से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन θ1 प्लस साइन θ2. याद रहेगा बेटा? देखो, मैंने तीनों फॉर्मूले को sin θ1 प्लस sin θ2 के फॉर्मेट में लिखा है, और वो हमेशा पॉइंट से दोनों एंड को मीट करते हुए एंगल बनाता है. ठीक है, देखो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट की बात करो, चाहे इसकी बात करो, मैग्नेटिक फील्ड की बात करो स्ट्रेट वायर की वजह से, चाहे सोलिनॉइड की बात करो, तीनों के अंदर बेटा ये कॉमन चीज रखी है मैंने, sin θ1 प्लस sin θ2. क्लियर है? ठीक है, तो sin θ1 प्लस sin θ2 आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है, चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए. अच्छा, अगर यही चीज इनफाइनाइट हो जाती, सोचो यही चीज इनफाइनाइट हो जाती, तो θ1 और θ2 कितना हो जाता है वापस से? π/2 π/2. तो π/2 ऐड कर देते तो ये कितना हो जाता है? 2 sin 90 sin 92 हो जाता है. आंसर हो जाता है म्यू नॉट एन आई. पर n क्या है बेटा? याद रखना, n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है. नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, याद रखना, ये कैपिटल एन नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है. सही है क्या? बिल्कुल सही है सर. आगे चलें. हाँ सर. सेम गोज विथ टोरॉइड. टोरॉइड का ही फॉर्मूला क्या रहता है? सेम. टोरॉइड जो होता है वो सर्कुलर सोलेनॉइड होता है और कुछ नहीं. वहां पे क्या किया? सिलेंडर के फॉर्म में, यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में. ठीक है बेटा, तो म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है भाई? n अपॉन 2πr. वापस से नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल N अपॉन L. याद रखेंगे. चलो, तो आई थिंक आपको बेसिक तौर पे सारे मैग्नेटिक फील्ड याद हो चुके हैं. मैं दोबारा एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर देता हूं आपको, जो कि आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. सबसे पहली चीज तो आप ध्यान से समझिएगा, जो बायोट-सैवर्ट लॉ होता है वो क्या होता है, उसके लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं. अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो अंगूठा उसकी करंट की दिशा में रखें और पाम को पॉइंट की तरफ मोड़ें, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता चल जाएगी जिस साइड आपका पाम डिनोट कर रहा होगा. करेक्ट है. दूसरा, या तो करंट किस में हो बेटा? एक लूप में हो, तो लूप की तरफ आप अपने कर्ल को, अपने फिंगर्स को कर्ल करें, आपको अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा. और साथ ही में हमने बड़ा पढ़ा बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है? म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4πr क्यूब. ये तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. या फिर म्यू नॉट आई del sin थीटा अपॉन 4πr स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁻7 के बराबर होती है, और म्यू नॉट के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं. ओहो, ठीक है छोटे. हाँ सर. उसके बाद अपन आगे गए तो अपने को क्या पता चला कि भाई एक वायर जो होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है, θ1 और θ2 एंगल बनाता है किसी पॉइंट पे, तो उसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2 क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड लिखता है. और उसके ऊपर का जो डायरेक्शन है वो तो अभी सर ने बता ही दिया है. अंगूठा किसकी डायरेक्शन में कर दो? करंट की दिशा में. पाम जो होगा वो क्या बता देगा बेटा? आपको मैग्नेटिक फील्ड बता देगा. सिमिलरली फॉर एन आर्क इफ आई टॉक इट अबाउट, और θ1 प्लस θ2 में आप केसेस कर सकते हो. सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, देयर आर सम केसेस, तो आप उसमें पुट कर सकते हो. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 4πr आता जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनी मोर.
ओके ओके ओके, हाँ। फिर आगे चलते आगे फिर हमने क्या देखा, एक आर्क देखा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियंस, ठीक है। उसी चीज को अगर थीटा 2 पाई कर दोगे तो एक लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एन कर देना, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, नॉट पर यूनिट लेंथ, इट इज जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स। और उसी के एक्सिस पे एक्स दूरी पे कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टाइम्स ऑफ 2। सही है कि नहीं? इसी पे कहाँ पे, एक्स दूरी पे। आप आगे चल के देखोगे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो डाइपोल, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसके फील्ड के पैटर्न के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसीलिए अपन इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ऑलमोस्ट लिख लेते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं क्या, कि एक छोटी सी रिंग जिसके अंदर करंट कैरी हो रहा है, इट कैन बिहेव लाइक अ डाइपोल। आगे चल के देखेंगे अपन, ठीक है। सॉर्टेड है सब। नाउ मूविंग ऑन, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 किसके साथ है, पॉइंट से एंड पे बनाने वाला एंगल है वर्टिकल के साथ, ठीक है। मैंने आपको बोला ये तीनों चीजों को एक साथ याद रखना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के फॉर्मेट को, इसमें कोई गलती मत करना। वैसे ही अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी तो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई हो जाएगा। स्मॉल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैटर क्लोज। हो ठीक है बेटा। टोरॉइड में भी म्यू नॉट इंटू एन आई। अब बात करते हैं, दोबारा से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट की। ये सब अभी कुछ नहीं देखना है, ये एम्पियर्स लॉ से डिराइव हो जाएगा, देख लेंगे आगे। चलो अगर मैं बात करता हूं बेटा, अब सारे फॉर्मूले तो आई थिंक हो ही चुके हैं, बचता है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू होता है बेटा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। याद रखना इन केस ऑफ बी डॉट डी एस द वैल्यू इज 0। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैट्स था उसमें जो चार्ज होता है वो मोनोपोल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहां एक साउथ पोल है वहां उसको एक नॉर्थ पोल होना भी पड़ेगा। इसीलिए आप क्लोज इंटीग्रल कोई भी सरफेस लोगे तो उसके अंदर जितना एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसका जस्ट अपोजिट दूसरे पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट इज वाई द इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज ऑलवेज 0, याद रखेंगे। एंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ठीक है बच्चे। हाँ जी सर। अब आते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स पे। तो यहां बेसिकली हम खत्म कर लेते हैं छोटे क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस। अभी फोर्स कैलकुलेशन बची है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कर लेते हैं, 2-4, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए कुछ प्रश्न देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरे मिट जा ओ भाई। हाँ चलो, पहला प्रश्न क्या है भैया, ओ पॉइंट पे यहाँ से करंट क्या आ रही है बच्चे, आई, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे ही चली जा रही है। ना 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 ना, कैसे बोल रही है, ना 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 ना, ठीक है। तो ओ पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो जरा सोचिए, इस वायर की वजह से जो उसके सिधाई में है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो भाई आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड भैया वायर की सिधाई में 0 होती है। वायर की सिधाई में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटे, 0 होती है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं बी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 0। तो इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा 0, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा 0, सिर्फ इस आई करंट की वजह से होगी, जो कि क्या है, एक सर्कुलर आर्क है। तो इसको हल्का सा घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लो पॉइंट पे कहाँ आएगी बेटा, अंदर की तरफ जाती हुई। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, अभी आपने बताया था सर म्यू नॉट पाई अप 4 पाई आर इंटू एंगल थीटा इन रेडियंस। थीटा एंगल कितना बनाएगा बेटा, पाई बनाएगा। आंसर शुड बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दैट इज गोइंग इनवर्ड्स। करेक्टिव है क्या छोटे, करेक्टिव है क्या, हाँ सर करेक्ट है। चलिए अगर बात करते हैं इसकी, ये R1 है, ये R2 है। मान लेते हैं ये करंट कुछ ऐसा जा रहा था बेटा, लेट अस सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो भाई वापस से सर इसकी सिधाई में और इसकी सिधाई में, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ सर। अब 2 आर्क बचे सर, एक ये और एक ये। करेक्ट है, करेक्ट है। तो सर इस छोटे वाले आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कितना आ जाएगा, बाहर की तरफ सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R1। सही है क्या, R1 क्यों बोला, अभी R क्यों बोल दिया डायरेक्ट सर, ये है ना क्योंकि आर्क के लिए निकाल रहे थे। दूसरा इसकी वजह से कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ, तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2। तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। करेक्ट है क्या,
हाँ सर, कोई दिक्कत है क्या? ना सर। चलो इसकी बात करते हैं। 30 एम्पियर सब इनफाइनाइट है, 30 एम्पियर, 20 एम्पियर और 10 एम्पियर, सबके बीच में सेपरेशन क्या है? 2D है। तो भैया Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो इस 30 एम्पियर की वजह से अंदर जाती हुई तो कितनी हो जाएगी मुझे बताओ? इनफाइनाइट वायर अगर होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा मुझे बताओ? साइन 90 प्लस साइन 90 सर वो हो जाएगा 2। तो सर म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू 2 कट गया सर म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। हाँ सर, तो सर इसकी वजह से ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। सही है। आई की वैल्यू कितनी है? 30। ठीक है। हाँ सर, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा? इसकी वजह से बाहर निकलता हुआ हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से बाहर निकलता हुआ, इसकी वजह से अंदर, तो अंदर को माइनस ले लिया, बाहर को पॉजिटिव कितना हो जाएगा? ये 20 म्यू नॉट अपॉन 2πd। ठीक है, और इसकी वजह से बाहर निकलता हुआ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2D प्लस डी 3D, तो ये हो जाएगा प्लस 10 म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू 3D, 2 इंटू 6πd। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। चलिए, साथ ही में अभी मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ को अपन एम्पियर लॉ से निकाल सकते हैं। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? हाँ, इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं अगर एक इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, अब इसका रेडियस कितना है बच्चे? है ना, इसका जो रेडियस है दैट इज r। अब इसने क्या है? करंट I क्या कर रखी है बेटा? आपने ऊपर ले रखी है। इसके अंदर कितनी करंट जा रही है बेटा? I करंट जा रही है। सही है। हाँ सर, हाँ। तो सर एक बात मैं बोल सकता हूँ, करंट पर यूनिट एरिया जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? I अपॉन पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। और सर आपने अभी बताया कि अगर मैं एक एम्पियर्स लूप कंसिडर करूं जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl जो होता है वो क्या होता है बेटा? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर b इंटू डी का इंटीग्रेशन करोगे क्लोज लूप में तो कितना आ जाएगा? ये 2πr इज इक्वल्स टू सर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड कितना होगा? टोटल करंट कितना है? पाई आर स्क्वायर में आई, मतलब आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर। करेक्ट है? करेक्ट है। मैटर क्या हो जाएगा? क्लोज। आर से आर का मैटर क्लोज। सही है। और आंसर कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा मुझे बताओ? सर ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr स्क्वायर। म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr स्क्वायर। ऑल राइट एवरीवन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एंड सिमिलरली अगर आप एम्पियर्स लूप इसके बाहर कंसिडर करते हो बेटा, तो इसके अंदर करंट कितनी रहेगी? आई रहेगी। तो ये हो जाएगा b इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। कोई दिक्कत है, दुविधा, परेशानी तो नहीं? नहीं सर। कई बार मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल दे देता है तो उसको देख के इंटीग्रेट करना है ना, एल पे डिपेंडेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेट उसको सही से करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं और बात करते हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात करते हैं? अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे एक चीज समझा देता हूं भाई। ये अर्थ है, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है बेटा, और इस अर्थ में ये इसका ज्योमेट्रिक नॉर्थ है। ज्योमेट्रिक नॉर्थ है और ये इसका क्या है बच्चे? ज्योमेट्रिक साउथ है। तो अर्थ के अंदर, ठीक है, मोल्टन स्टेट फॉर्म के अंदर अर्थ के जो कोर होता है, कोर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो मेटल्स क्या हो जाते हैं बेटा? हीट अप हो जाते हैं और वो मोल्टन स्टेट के फॉर्म में क्या करते हैं? गोल 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 घूम रहे होते हैं। तो इनके गोल 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 घूमने की वजह से बेसिकली ये चार्ज घूम रहे हैं। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रिंग में ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और रिंग में अगर ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो दे विल बी प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैंने आपको बताया था ये किसके सिमिलर होता है, ये एक डाइपोल के सिमिलर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसको देखते हुए जो अर्थ के अंदर अपन ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर एक बहुत जाइगेंटिक मैग्नेट है, ध्यान से देखते हैं ना, बहुत जाइगेंटिक मैग्नेट है, हल्का सा छोटा ही होता है, एग्जैक्टली 2r के बराबर नहीं होता है, ठीक है, जिसमें इसको मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं और इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। क्लियर है क्या, मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। जबकि एक्चुअल में होता क्या है, इसको मैग्नेटिक साउथ इसको मैग्नेटिक नॉर्थ, एक्चुअल में होता यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है, ठीक है, पृथ्वी की सरफेस पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहती है बच्चे, ठीक है, ये पूरा पृथ्वी की सरफेस पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहती है। पर तो सर इसको मैग्नेटिक साउथ क्यों बोला, क्यों, क्योंकि अगर कोई एक वो रखें अपन मैग्नेटिक नीडल रखें तो वो अट्रैक्ट इसकी तरफ होगा, मतलब देखो ध्यान से, एक्चुअल में अर्थ का नॉर्थ तो क्या है, ये है, मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ का क्या है, ये है, और मैग्नेटिक साउथ अर्थ का क्या है, ये है, क्योंकि यहां से निकल के यहां पे क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है, हाँ या ना, हाँ सर। पर अगर आप कोई मैग्नेटिक नीडल ला के रखते हो तो इसका नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, इसीलिए अपन ने इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिया, ठीक है, वी आर द मेकर्स वी कैन से एनीथिंग, ठीक है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिया। ये जो है ये हल्का सा टिल्टेड है, दैट इज अराउंड 11 डिग्रीज, पर इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम, ये शिफ्ट होता रहता है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि भाई मोल्टन स्टेट कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोटेट हो रहा है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इट कीप्स चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है बेटा। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसके अंदर दो प्रकार की चीज़ें अपन पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में। पहली जो चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ, ध्यान सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। किसके लिए, नेविगेशन के लिए। अब देखो आप अर्थ के कोर पे तो हो नहीं कि हमेशा इधर पॉइंट करेगा, समझ में आ रहा है क्या, अर्थ के कोर पे तो है नहीं बेटा कि हमेशा इधर पॉइंट करेगा, आप बेसिकली अर्थ के एक सरफेस पे हैं, ठीक है, अगर कोई गोल चीज़ है तो आप उस गोल चीज़ के कहाँ है बेटा, सरफेस पे है, ठीक है, मेरा हैंड मेरा फिस्ट कंसिडर करें आप, तो ये गोल मानिए इसको आप, ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ और यहाँ कहीं मान लीजिए मैग्नेटिक क्या है, साउथ है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान सुनना बेटा, अगर आपको यहां से यहां तक जाना होगा तो देखना ध्यान से, मान लो बेटा आप यहां कहीं प्रेजेंट हो, ऐसी मैं खूब सारी लाइन बना लेता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है, और एक ऐसी लाइन भी बना लेते हैं अपन, कैसी, ऐसी, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मैंने बना लिए हैं, हाँ ये करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, मान लो आप अर्थ की सरफेस के ये वाले पॉइंट पे खड़े हैं, फील करते रहना, लेट दिस पॉइंट बी ए, और एक और यहां पे कोई पॉइंट मान लेता हूं, लेट दिस पॉइंट बी बी। ध्यान से देखते जाना बच्चे ना, ये ए है और ये बी है, ठीक है, आपके हाथ में आप क्या हो बेटा, जैक स्पैरो हो, आपके हाथ में ये क्या है बेटा, कंपस है, मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है बेटा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट होता है, नहीं मैग्नेटिक नीडल है ना, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में मूवमेंट नहीं होता है। तो अगर मैग्नेटिक नीडल को अलाउ कर दिया जाए टू मूव इन हॉरिजॉन्टल, ध्यान सुनना, if magnetic needle is allowed
to move an horizontal plane, ठीक है, इट बिहेव्स लाइक अ कंपस, इट बिहेव्स लाइक अ कंपस, ठीक है, और यही मैग्नेटिक ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताता है। देखना कैसे, देखो जरा देखना है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो बेटा, अपनी मैग्नेटिक नीडल लेके खड़े हो, तो आपको नॉर्थ जाना है, मान लो आपको जाना ही नॉर्थ है, आपको कहाँ जाना है बेटा, नॉर्थ जाना है, तो लेकिन ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये कहाँ, ये वाले नॉर्थ को पॉइंट करेगा, यस और नो? हाँ सर, बात तो सही किए हो, ये पॉइंट कैसा करेगा, देख जरा, this will point something like this. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है छोटे? ये बोलेगा भाई नॉर्थ तो ये है, लेकिन एक्चुअल नॉर्थ क्या है बेटा, एक्चुअल नॉर्थ इसको पॉइंट कैसा करना चाहिए था, इस पॉइंट पे इसको पॉइंट ऐसा करना चाहिए था, इस डायरेक्शन में। फील कर पा रहे हैं आप लोग, इसको पॉइंट ये ऐसा कर रहा है, लेकिन करना कैसा चाहिए था, ऐसा। तो ये जो एंगल है बेटा, ध्यान से सुनना, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल। क्या कहलाता है ये, इंक्लिनेशन एंगल। यस और नो, बिल्कुल सही बोले सर। और सर एक और बताओ सर, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, तो देखना अगर यहाँ पे देखोगे आप, ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे देखोगे तो इट विल मेक समथिंग लाइक दिस। ये एंगल, इस पॉइंट पे ये इंक्लिनेशन एंगल बन चुका है, यस और नो? इस पॉइंट पे क्या बन चुका है, ये इंक्लिनेशन एंगल बन चुका है। अगर ये इंक्लिनेशन बन चुका है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो, जैसे कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज होता जा रहा है। देख रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? आप एग्जैक्टली नॉर्थ पे पहुंच जाओगे, एग्जैक्टली कहां पहुंच जाओगे, नॉर्थ पे पहुंच जाओगे, तो ये तो पूरा का पूरा ही टेढ़ा हो जाएगा। यस और नो, बिल्कुल सही सर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर मूव करते जाते हो बेटा, इंक्लिनेशन एंगल जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन सर क्या कभी एकदम एग्जैक्ट मैप दिखाया गया, मतलब एग्जैक्ट ही दिखा दे सर यही नॉर्थ है और यही मैग्नेटिक वो है? बिल्कुल दिखा सकता है। जरा सोचो, अगर आप इस वाली लाइन पे खड़े हो, ये जो लाइन है ये इस मैग्नेटिक पोल से भी पास हो रही है और एक्चुअल नॉर्थ पोल से भी पास हो रही है। अगर यहां पे आप खड़े हो बेटा, तो देखो एक्चुअल नॉर्थ भी पॉइंट कर रहा है और मैग्नेटिक नॉर्थ भी पॉइंट कर रहा है, तो यहां पे जो डिक्लिनेशन एंगल होगा दैट वुड बी 0। यस और नो, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? दिस लाइन इज कॉल्ड एगोनिक लाइंस। क्या कहलाते हैं ये, एगोनिक लाइंस कहलाते हैं। सिमिलरली दो ऐसे पॉइंट जहां पे डिक्लिनेशन एंगल सेम हो, दो ऐसे पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक इसके लिए ले लेते हैं, एक इसके लिए ले लेते हैं, दोनों तरफ डिक्लिनेशन एंगल क्या हो बेटा, सेम हो। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो, सेम हो, फिर सेम थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 है, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं बेटा आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस having same what, declination angle। जिनके एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम होते हैं उनको अपन आइसोगोनिक लाइंस कहते हैं। ये भी हो गया सर। अच्छा सर, एक्चुअल एंगल थीटा की डेफिनेशन क्या है? तो सर ध्यान सुनना, ये नॉर्थ को, इस पॉइंट को और इस साउथ पोल को जो प्लेन कंसिडर करता है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। फील करते जाना बेटा ना, जो बोलता जा रहा हूं। कौन कौन सा, किसी पॉइंट पी पे खड़े हो है ना, और ज्योग्राफिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ को जो प्लेन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं बेटा, आप मुझे बताओ सर? उसको कहते हैं अपन जियोग्राफिक मेरिडियन। फीलिंग ऑल राइट? यस सर। सिमिलरली एक और चीज ध्यान रखेंगे बेटा आप, कौन कौन से पॉइंट, उस पॉइंट को मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को जो कंसिडर करता है दैट इज कॉल्ड विच, मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं ऐसा बोल दूं, देखना ध्यान से,
ये वाला जो प्लेन है, ये वाली लाइन पे जो प्लेन कंसिस्टिंग है, और ये वाला जो प्लेन है, मतलब ये एक प्रकार से कुछ ऐसा दिखेगा। फील करना ध्यान से बेटा, ध्यान से फील करना। ये वो पॉइंट है बेटा, मान लो, है ना, दिस इज द पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। क्लियर हो गया क्या? और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कहलाएगा बेटा थीटा। ये क्या है बेटा? एन एम एस एम एन जी एस जी। अब एकदम पिक्चर परफेक्ट हो गई होगी आपकी। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये वो एंगल होता है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन बना है। ठीक है, और फील लेके मैंने आपको समझा ही दिया है कि भाई इसको दिखाना ऐसा चाहिए था, पर दिखा कैसा रहा है? ऐसा। तो ये जो बीच का एंगल है, दैट थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ। इसको मेजर करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, इसको मेजर करते हैं दो फॉर्म से। इसको या तो बोलते हैं थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर सिंपली थीटा डिग्री ईस्ट बोलते हैं, या फिर सिंपली थीटा डिग्री वेस्ट बोलते हैं। क्योंकि दो ही केस पॉसिबल है, या तो ऐसे डिप मारेगा, सॉरी, या तो ऐसे इंक्लाइन रहेगा, या तो ऐसा इंक्लाइन रहेगा। जब ऐसा इंक्लाइन लगेगा, ये नॉर्थ है, ये क्या है, इधर वेस्ट है, तो इसको बोल देंगे थीटा डिग्री वेस्ट। ऐसा इंक्लाइन रहेगा तो बोल देंगे थीटा डिग्री ईस्ट। मतलब आपको पता चल जाए कि भैया थीटा डिग्री ईस्ट है। ठीक है, मेरी गाड़ी कहाँ चल रही है, मतलब उसमें इंक्लिनेशन एंगल पता चल जाएगा आपको कि भाई 23 डिग्री। पर उसको समझ में आ जाएगा, अरे यार मेरे को तो इस साइड जाना था, तो मेरे को भाई लेफ्ट साइड स्टीयर करना है। इसको समझ जाएगा, अरे भाई मुझे तो इस साइड जाना था, मुझे भाई राइट साइड स्टीयर करना है, अगर वहाँ पे लिख जाए वेस्ट या ईस्ट। ऑल राइट एवरीवन, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो दिस वॉज ऑल द कंसेप्ट अबाउट इंक्लिनेशन एंगल। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप पे। अब किस पे आते हैं बच्चे अपन? एंगल ऑफ डिप पे। तो याद रखें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन पर्पज से यूज किया जाता है, पर एंगल ऑफ डिप जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ निकालने के काम आता है। तो जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर इस मैग्नेटिक नीडल को अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स कर दूं तो ये कहां दिखाएगा बेटा? ये नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ध्यान सुनना, सिर्फ इसी डायरेक्शन में। अगर मान लो, ध्यान सुनना बेटा, अगर मान लो इसको मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट दे दूं, पहले हॉरिजॉन्टल में दिया था, अभी कहां दिया है मूवमेंट मैंने? वर्टिकल डायरेक्शन में। कहां दिया है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो होगा क्या? देखना ध्यान से, तो होगा क्यों? ये सरफेस पे जब आप खड़े रहोगे, सरफेस पे आप खड़े रहोगे, ये आप खड़े हो, तो ये इधर इधर दिखाने लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इसके अलॉन्ग पॉइंट करने लग जाएगा। करेक्ट है क्या? और यहां पे अगर आप आ गए तो ये हमेशा एकदम डाउन हो जाएगा, 90 डिग्री बना लेगा। करेक्ट है कि नहीं? आप सरफेस पे रहो, मतलब ये बॉल है, बॉल पे अपने आप को खुद को खड़ा करो, और हाथ में तुम क्या पकड़ लो? एक मैग्नेटिक नीडल जो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और आपको पता है ये कहां करेगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा? ये अपने आप को अलाइन करना चाहेगा। तो बस आपकी कहानी खत्म। सर अगर मैं पोल पे जाऊंगा तो एकदम नीचा, अगर मैं देखो इस पोल पे आ गया, इस पोल पे आ गया, तो क्या दिखाएगा? ये कहां पॉइंट करेगा? बोलेगा, तू इससे पूछेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जल्दी से बता। सर बताता हूं, खट्ट से ऐसा पॉइंट हो जाएगा। अच्छा सर मैं तो ऐसा खड़ा हूं, ये मार गया पूरा का पूरा नीचे की तरफ डिप, ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा अर्थ की इक्वेटर पे तू भी ऐसा खड़ा रहेगा, ये भी ऐसा खड़ा रहेगा। सर ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थ की इक्वेटर पे क्या हो जाता है? डिप जो होता है, एंगल ऑफ डिप हो जाता है 0 एट इक्वेटर। और एंगल ऑफ डिप एट पोल्स कितना होता है? अरे सर ये तो 90 डिग्री हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। अब आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, अब इस चीज पे आते हैं वापस से। अब पूरी चीजें पढ़ो, अब आपको फील आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सर ने अभी हमको सब समझा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। द लाइन ऑफ अर्थ्स इंक्लिनेशन, the line of Earth's magnetic induction lies in a vertical plane coinciding with the magnetic north-south direction at that place. This place is also called magnetic meridian. ठीक है, Earth's magnetic axis is slightly inclined toward the geometric axis of Earth, and this angle varies from 10.5 degrees to 20 degrees. The Earth's magnetic poles are opposite to the geometric poles. At Earth's north pole, its magnetic south pole is situated, and vice versa. ठीक है, एट अर्थ नॉर्थ पोल इट मैग्नेटिक साउथ पोल इज सिचुएटेड। ठीक है, लेकिन अपन प्रोनाउंस क्या करते हैं बेटा? समझ रहे हो ना? अपन ये बोल सकते हैं कि भाई नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास ज्योग्राफिक साउथ होता है। किसके वजह से बोल रहे हैं अपन? इस नीडल की वजह से बोल रहे हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। चलो तो आगे की तरफ देखते हैं।
अब समझते हैं। ऑन द मैग्नेटिक मरीडियन प्लेन the magnetic induction vector of the earth at any point generally inclined to the horizontal at an angle called the magnetic dip at that place such that B equal to total magnetic induction of the earth at that point। मतलब समझना क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा। अब अपने को एक बात पता चल चुकी है, क्या पता चल चुकी है कि भाई सबसे बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझा बेटा, अब इस पे ध्यान से देना। इसको थोड़ा सा डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है ना। एंगल ऑफ अगर डिप की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, इफ मैग्नेटिक नीडल is allowed, if magnetic needle is allowed to move freely in vertical axis, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे अगर ये क्या करना है, मूव करना स्टार्ट हो जाए, इट विल मेजर एंगल ऑफ डिप। तो याद रखना, अगर ये वर्टिकल एक्सिस में इसको अपन ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप मेजर करना स्टार्ट कर देगी। तो सर एक बात बताओ, अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल भी फ्री कर दिया और वर्टिकल भी फ्री कर दिया तो क्या होगा, ध्यान सुनना। इफ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली, then it will first come to magnetic meridian and then dip by angle phi। मतलब क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देख बेटा। अगर अब ना इसको तूने फ्री कर दिया भाई, तू ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले घूम के आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन में। अरे भाई मेरे को मेरा मैग्नेट दिखा, हाँ ये रहा। उसके बाद देखना, सबसे पहले घूम के आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन में, हाँ ये रहा। उसके बाद देखेगा अरे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे जाती हुई, अच्छा ये ऐसा है, फील आया, देखना दोबारा से, है ना, दोबारा से। सबसे पहले कहाँ घूम के आएगा, सबसे पहले अभी आपने बताया सर, आप अगर उसको आप हॉरिजॉन्टल में छोड़े होते तो कहाँ जाता, ऐसा जाता। अच्छा आ गया सर, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आप बताओ अब क्या करना है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ भाई तू इधर भी घूम सकता है, अच्छा मैं इधर भी घूम सकता हूँ, तो सर मैं तो जहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा उधर जाना चाहूंगा। हाँ सर, लो सर ये रही अर्थ की मैग्नेटिक, लो सर ये रही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। फील कर पा रहे हो आप, फील कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ सर। तो देखना ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा, समझने की कोशिश करना, फील आएगा एकदम अच्छे से। अगर ये मैग्नेटिक मरीडियन है बेटा, ध्यान सुनना, अगर ये मैग्नेटिक मरीडियन है, किसी भी पॉइंट P की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक मरीडियन बोले तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है। तो मैग्नेटिक मरीडियन के अंदर फील करना बच्चे लोग, जनता, हाँ सर, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर अब एकदम मस्त समझ में आएगा, डोंट वरी। ये जो एंगल पहले इसको आना चाहिए था इस साइड में, करेक्ट है कि नहीं, पर ये अब क्या मार देगा, डिप। क्यों, क्योंकि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो इस डायरेक्शन में अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। फील कर पा रहे हो क्या, फील कर पा रहे हो तो बताएंगे जल्दी से, ध्यान से, कोई लोड नहीं है। अरे BH ऊपर बना दिया, सॉरी, अरे यहां नहीं है यार, ये रहा BH। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है बेटा, एक BH और ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान सुनना, B cos फाई जो होता है वो
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बी साइन फाई जो होता है वो बी वी होता है। ठीक है कि नहीं? दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो पता चलेगा आपको बी वी अपॉन बी एच जो होता है वो 10 फाई के बराबर होता है। ऑल राइट एवरीवन, यहां तक सबको एकदम पिक्चर परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, हमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, साथ ही में अब अपन ट्रू डिप और एपरेंट डिप निकालते हैं। मान लो हम ना, अब मैं इसका प्लेन जो है ना वो फिक्स कर दूं तो क्या होगा? पहले वाली केस की बात कर रहा हूं। वर्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन इसका प्लेन फिक्स कर दिया है। ध्यान सुनना, प्लेन फिक्स कर दिया है तो एक्चुअल तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आने वाली है, मतलब प्लेन फिक्स कर दिया, मतलब मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं। एक खाली पेज और दिख जा प्लीज, एक खाली पेज और आगे। हाँ चलो इसे बनाते हैं, देखना ध्यान से। मान लो ये कोई पॉइंट है, अभी आप फील करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मान लो ये कोई पॉइंट है बेटा, और ये कोई प्लेन है, ये कोई क्या है? प्लेन है। फील करते हैं ना। और ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, किताब के पन्ने जैसा। अब मुझे बताना है आपको, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो अर्थ की एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ट्रू डिप होगा। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, तो ये एम एन एम एस, ये जो एंगल होने वाला है बेटा है ना, ये दिस इज ट्रू डिप है ना, ये ट्रू है, ये मतलब ये एक्चुअली है, क्योंकि अर्थ अगर इसको फ्री छोड़े होते हैं तो भैया ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आके लाई करते, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को इस प्लेन में चाहिए जो कि इससे अल्फा डिग्री है, इसमें ये कितना डिप दिखाएगा, दिखाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काम करता हूं, इसके दो कंपोनेंट जो हैं, सबसे पहले वाले केस में इधर कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। ये क्या हो गया? बी एच डैश बोल दूं? हाँ सर बिल्कुल। यहां पे मान लेता हूं, ध्यान सुनना, ये फाई डैश है कुछ एंगल, सही है? ये फाई डैश बना रहा है, समझ गए हो? ये फाई डैश बना रहा है इसके साथ। करेक्ट हो गया? करेक्ट हो गया सर। तो सर एक बात तो तय हो गई, क्या तय हो गई? ये सर फाई है, तो सर ये जो बी एच है ये एक्चुअल अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, पर ये बी एच डैश जो है वो तो कंपोनेंट है ना बी एच का। बिल्कुल सही। तो सर मैं क्या बोल दूं, जो बी एच डैश होगा वो होने वाला है बी एच टाइम्स ऑफ कॉस फाई, क्योंकि एंगल कितना है उनके बीच में। हाँ यार सर ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला हो सर आप, यहां से यहां तक। और वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज ही नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या है बेटा, दोनों का सेम है, दोनों के नीचे के डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि देखो वर्टिकल कंपोनेंट एग्जैक्टली चेंज कब होगा? जब एकदम पोल्स पे जाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट का डिफरेंस आएगा, मैं ये मान रहा हूं। लेकिन ऑलमोस्ट इक्वेटर की बात कर रहा हूं, तो बीवी ऑलमोस्ट सबके लिए क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, राइट? तो बीवी डैश इक्वल टू तो क्या हो चुका है? बीवी हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं सर। तो यहां से क्या, ध्यान से देखना, यहां से अब मैं एक चीज बोल सकता हूं, बी एच डैश अपॉन बी वी डैश जो होगा वो 10 फाई डैश के बराबर होगा। सॉरी 10 फाई डैश होगा बी वी डैश अपॉन बी एच डैश, तो ये हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच कॉस अल्फा। हाँ सर, और बी वी अपॉन बी एच अभी मैंने आपको बता रखा है 10 फाई, तो 10 फाई डैश क्या मैं बोल सकता हूं 10 फाई अपॉन कॉस अल्फा होता है भाई। यस और नो, समझ में आ गया एंगल ऑफ डिप भी आपको? बिल्कुल सही सर। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा है लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो होता है ये क्या होता है बच्चे? ये होता है एपरेंट डिप, ये होता है ट्रू डिप। चला आगे की तरफ? यस सर, यहां तक हो गया मैटर क्लोज। नाउ मूविंग ऑन टू द लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स से पहले एक और फोर्स होता है मोशन ऑफ अ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मेक श्योर आप इस पे देखिए, सवाल पूछता है इस पे भी। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैग्नेटिक एमईसी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मोशन ऑफ अ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यार जो फोर्स लगाता है चार्ज किसी भी पार्टिकल पे, वो लगाता है क्यू वी क्रॉस बी। कितना लगाता है बेटा? क्यू वी क्रॉस बी।
मतलब एक मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो लगता है क्यू वी क्रॉस बी। पहला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अच्छा, इसको मैं क्या बोल दूं सर, क्यू वी बी साइन थीटा बोल दूं क्या? अच्छा हाँ सर, बिल्कुल बोल दीजिए। अच्छा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। एफ एम की वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा। एक चीज और ध्यान रखो बेटा, ये वी क्रॉस बी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यस सर, या फिर मैं ऐसा बोल दूं, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर है। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि v तो क्या होता है, ds बाई dt ही होता है ना। बिल्कुल सही। तो क्या मैं बोल सकता हूं एफ एम इज परपेंडिकुलर टू s? हाँ सर, अगर एफ एम एस के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होता है अगर कोई चार्ज घूम रहा हो। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया सब। चले आगे की तरफ। यहां सर, तो देखिए, व्हेन v इज पैरेलल टू b, किसकी बात कर रहा हूं, v जब b के पैरेलल रहे, मतलब एंगल कुछ जीरो बन जाए, तो क्यू वी बी साइन जीरो जीरो, फोर्स विल बी जीरो। व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, वी बी साइन 90, द फोर्स इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस mv अपॉन क्यू बी। कैसे निकाला बेटा, देखो ध्यान से। मान लेते हैं इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v था और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, बोर्ड के अंदर जाती हुई। तो देखो v क्रॉस b, चार्ज पार्टिकुलर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो कोई चीज ऐसी जा रही है और आप उसको धक्का दे रहे हो ऊपर की तरफ, तो इट विल बी मारिंग अ क्लोज सर्कुलर पाथ। बिल्कुल सही सर। तो अगर ये क्लोज सर्कुलर पाथ करेगा बेटा, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। मैटर क्लोज, आर की वैल्यू देखो क्या आ गई बेटा, एम वी अपॉन क्यू बी, एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी क्यू बी बाई एम एंड एफ विल बी क्यू वी बी। सही है क्या? फोर्स तो क्यू वी बी हो गया। चलो, व्हेन v इज एट एंगल थीटा टू b, अब देखो ध्यान से, सेम इसी केस में आपने किसी एंगल थीटा से फेंका हो और ये रहा b, तो v के दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा और एक क्या होगा बेटा, v sin थीटा। तो v cos थीटा इंटू बी में ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में तो नहीं लगने वाला। v क्रॉस b की हाँ जरूर अगर मैं बात करूं तो कैसा लगेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, मतलब पार्टिकल जाना चाहता था, चलो ना, जाना चाहता था कैसा, सीधा, पर फोर्स क्या लगा दिया आपने, ऐसा। तो ये वाला तो अनएफेक्टेड है, तो ये कैसा घूमेगा बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा। इट विल परफॉर्म एन हेलिकल पाथ विद द पिच वैल्यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन v cos थीटा टर्म, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना टाइम वो गोल घूमने में लगेगा, दैट टाइम शुड बी मल्टीप्लाइड बाय v cos थीटा टू गिव द पिच डिस्टेंस। मतलब कुछ ऐसा होगा बच्चे, समझ रहे हो मेरी बात? और इसको कहलाया जाएगा पिच। तो समझ में आ गया होगा? हाँ सर। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ऑब्वियसली रेडियस तो वो हो गया। और पिच कितना होगा, ध्यान सुनना बेटा, पिच कितना हो जाएगा बेटा, v cos थीटा को मल्टीप्लाई किया गया है 2 पाई m बाई क्यू बी से। देखो क्यों, क्योंकि भाई ओमेगा कितना है, क्यू बी बाई एम, ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2 पाई बाई टी। क्या लिख सकते हो बेटा, 2 पाई बाई टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई वी कॉस थीटा। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। मूविंग ऑन टू द लॉरेंट्ज फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाला फोर्स आपको पता है क्यू इंटू ई होता है, और मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स आपको पता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। दोनों का जो वेक्टर सम होता है उसी को अपन कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। तो लॉरेंट्ज फोर्स में ही 2-3 पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करेगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा वो पार्टिकल को गोल घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे एक ऐसा पॉसिबल केस आ सकता है, जैसे लास्ट केस पे हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ बढ़ाना चाह रही है, जो पिच आया था। पर यहां पे एक ऐसा केस आ सकता है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। दैट इज वाई बनेगा अभी भी तो हेलिकल पाथ ही, पर विद इंक्रीजिंग पिच।
ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। व्हेन V विल बी पैरेलल टू B एंड V विल बी पैरेलल टू E, V B के पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो, बिकॉज QVB sin जीरो विल बी जीरो। राइट, और मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, फोर्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो E की वजह से क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली सिर्फ एक्सेलरेटेड रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है तो गोल घूमेगा ही नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो द पार्टिकल विल आइदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन व्हेन V इज पैरेलल टू B and V is perpendicular to E, the motion will be uniformly accelerated in a parabolic path। क्यों बेटा, आपने लगाया फोर्स ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कैसा जाना चाहेगा, ऐसा जाना चाहेगा ना। यस सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कंफर्म, V इज परपेंडिकुलर टू B, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, V इज परपेंडिकुलर टू B एंड V इज परपेंडिकुलर टू E, द पार्टिकल में the particle may more undeflected and undeviated with same uniform speed with V is equals to E by B। may है ना, may। all right सर, चलिए आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था क्या, जैसे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्या होता है बेटा, QV भी होता है, QV क्रॉस भी होता है। मैंने अभी आपको बायट-सावर्ट लॉ में बताया था Q कैन बी रिप्लेस्ड बाय V और Q कैन बी रिप्लेस्ड बाय I और V कैन बी रिप्लेस्ड बाय L, तो IL क्रॉस B। तो भाई अगर कोई वायर जिसके पास करंट I है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स गिवन बाय IL क्रॉस B, वेयर द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी बाय द राइट हैंड पाम रूल, L से लेके B तरफ की तरफ कर्ल करो और अंगूठा आपको फोर्स की दिशा बताएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर अपन ने दो वायर्स ऐसे रख लिए बच्चे, करेक्ट है कि नहीं, दो वायर्स ऐसे रख लिए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होगी बेटा, अंदर की तरफ। हाँ सर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो L क्रॉस B, इस पे फोर्स कैसा लगेगा, इधर की तरफ। हाँ सर, एक बात तो तय हो गई, अगर दो करंट कैरिंग वायर दोनों पैरेलल रखे हैं और सेम डिस्टेंस में करंट जा रही है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट सेंस में जा रही है तो दे विल रिपेल ईच अदर। चलिए, तो repulsion of the current are anti-parallel, ठीक है, if the current are anti-parallel, attraction if the currents are parallel, the force per unit length on either conductor is given by F is equals to mu naught I L cross B ही लिखा है, लेकिन B की वैल्यू निकाली है mu naught I2 upon 2 pi r। ये force per unit length है, याद रखना, this is force per unit length, तो mu naught upon 2 pi I1 I2 upon r, where r is the perpendicular distance between these two conductors। चलो, मैग्नेटिक टॉर्क एंड क्लोज करंट, तो कितना होता है बेटा ये, तो इसके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, चलिए आइए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, किसी भी लूप का, तो भैया अगर किसी भी लूप में n टर्न्स हैं, अगर वो करंट I कैरी कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज गिवन बाय NIA। करेक्ट है, इसका वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन होती है। हर और कैसे निकालते हैं, मान लो अगर करंट I इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो कैसे करोगे भैया, I को के डायरेक्शन में अगर आप पाम को मोड़ोगे तो कहाँ जाएगा बेटा, अंदर की डायरेक्शन में। तो दिस इज द वे टू गेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर m। इसीलिए अगर कोई क्लोज लूप है बेटा तो उस पर जो लगने वाला टॉर्क होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, दैट वुड बी गिवन बाय m क्रॉस b और mb साइन थीटा। ठीक है, और m को क्या लिख सकते हो आप, NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटू b साइन थीटा। करेक्ट हो गया क्या, बिल्कुल सही है सर। सेम चीज अपन वहां भी करते थे बेटा, अगर आपको याद है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता था, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल मोमेंट होता था, और वहां पे P क्रॉस B किया जाता था, राइट है, P क्रॉस E किया जाता था, सॉरी, है ना, सेम वही चीज है, सेम पूरी की पूरी अब सिमिलैरिटी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यार इसी गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर और क्या बनाते थे बेटा, वोल्ट मीटर बनाते थे। तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, देखेंगे ध्यान से। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन कॉइल ऑफ मेनी टर्म्स सस्पेंडेड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ करंट इज passed on the coil it experiences a torque which produces a twist in the suspension। देखो ऐसी क्या होती है, कॉइल होती है, ठीक है, अब एक कॉइल होती है और इस कॉइल के नीचे बेटा स्प्रिंग्स कनेक्टेड होते हैं, करेक्ट है कि नहीं, और इस स्प्रिंग को अगर आप ऊपर से देखोगे, देखना है, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर की आप स्क्रीन को देख रहे हो,
तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऊपर नीडल दिखेगा। वो जो नीडल होता है वो नीचे एक किससे कनेक्टेड होता है बेटा, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, और उस स्प्रिंग से क्या लगा होता है बच्चे, ध्यान सुनना, एक लूप कनेक्टेड होती है जिसके अंदर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स होते थे। ठीक है, तो अगर आप उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करोगे तो अभी देखा अपन ने NIAB sin थीटा से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जब वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो रिंग जो होगी बेटा वो क्या करेगी, वो जो ये जो रिंग है वो जब ये घूमेगी, वो रिंग क्या है, जब घूमेगी तो ये स्प्रिंग घूमेगा और ये जो नीडल है वो साथ में घूमेगा और वो डिफ्लेक्शन बताएगा। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि जो टॉर्शन प्रोड्यूस हुआ है वो उसको वापस से कंपनी कर पाए। ऐसा नहीं कि एक बार घुमा दिया तो भाई वो वहीं का वहीं रह गया। भैया अगर करंट हटा दिया आपने तो वापस उसको जीरो भी तो आना पड़ेगा। बस यही फंडा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो देखिएगा ध्यान से, दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। देखना ध्यान से भाई, K इंटू थीटा इज इक्वल्स टू NIAB। ये K थीटा किसकी है बेटा, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है और ये लूप की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू सेम, बिकॉज उसको वापस वहीं पे भी तो आना है। करेक्ट है सर, बिल्कुल सही है। सो कैन आई से I इज इक्वल्स टू K थीटा अपॉन NAB। सही है, तो देखो I डायरेक्टली थीटा के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। K इज कॉल्ड इलास्टिक टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वही स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। I इज इक्वल्स टू, पता चल गया बेटा अपने को, C टाइम्स ऑफ थीटा। C इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। करेक्ट है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। चले आगे की तरफ। यस सर, चलते हैं आगे की तरफ। Now, moving on to the next, that is force experienced by magnetic dipole in a non-uniform magnetic field, that is given by F is equals to m into dV by dr, where m is magnetic dipole moment. चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। फोर्स ऑन अ रैंडम शेप्ड कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स आपको पता है I L क्रॉस B होता है। L एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप A और B को क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्लोज लूप पे जीरो होगा क्योंकि L वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ वायर ऑफ एनी शेप इज इक्विवेलेंट टू फोर्स ऑन अ वायर जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। L क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी जैसा ट्रीट कर रहे हो तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा इस पूरे वायर पे लगने वाले फोर्स का क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। दैट यू मस्ट नो। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो चीज आपको पता ही होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर। एक चीज आपको याद रखनी है, m बाय एल शुड बी इज इक्वल्स टू q बाय 2m। राइट बेटा, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और ये है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम टू मैग्नेटिक मोमेंटम, अरे मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है चार्ज बाय 2 इंटू m। अब आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल पे। तो भाई जैसा आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। वहां पे जो चार्जेस होते थे Q और माइनस Q, यहाँ पे वो मैग्नेटिक चार्जेस जैसा ट्रीट होंगे, प्लस M और माइनस M। वहां पे नेगेटिव चार्ज जो होता था वो कौन होता था बेटा, यहाँ का ये हो जाएगा साउथ पोल, और वहाँ का जो मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ का नॉर्थ पोल हो जाएगा। और वहाँ पे Q और माइनस Q यहाँ पे प्लस M और माइनस M को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। M जो होगा वो पोल की स्ट्रेंथ को बता रहा होगा, जो कि कई फैक्टर्स पे अपने डिपेंड करने वाला है। ओके 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 ओके। तो मतलब जैसे यहां पे कितना हो जाएगा, m इनटू द लेंथ बिटवीन देम इज गिवन बाय कैपिटल M, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। और 2L लिखा है, 2L मतलब समझ गए ना, ये लेंथ यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ साउथ है, इन दोनों के बीच की लेंथ इसने 2L ली है, मैंने L मानी है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट वहां पे आपने पढ़ा था क्या होता था, 2kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इक्विलेटरल पॉइंट पे वहां पे क्या पढ़ा था अपन ने, kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा km अपॉन आर क्यूब। एट अ पॉइंट विच इज एट एंगल थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए बेटा, मैं डिराइव तो करा नहीं सकता। ये हो जाता है बेटा क्या, km अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है सर। अच्छा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड m क्रॉस b, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितना जाएगा, माइनस m इंटू बी। तो यहां तक तो आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मूले। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट बचता है मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो कुछ डेफिनेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, डायरेक्ट इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सबसे पहली चीज देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हर एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो फेरा
पैरामैग्नेटिक बिहेव करते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक, कुछ डायमैग्नेटिक। मतलब कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अपोज करते हैं अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से, कुछ सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही डाया, पैरा और कुछ भयंकर ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। तो उसी के बेसिस पे अपन सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पता करते हैं। ये वो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है जिससे कोई मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, अंदर की प्रॉपर्टी है ये। तो आई इज गिवन बाय m अपॉन v, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी एक्चुअली क्या होता है, कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उनके अंदर शॉर्ट डाइपोल्स होते हैं, छोटे छोटे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो वो बाहर से आने वाली, ध्यान सुनना, जैसे वैसा पढ़ते थे ना वहां पे अपन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता था बेटा, याद करो, वहां पे अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती थी। सेम वैसा ही केस यहाँ पे भी है। उस नॉर्थ और साउथ पोल को आप प्लस एम और माइनस एम चार्ज मान लो, तो बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है। कई कई बार क्या हो जाता है बेटा, ये रिपेल करते हैं, कई कई बार ये क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, वैसे ही होता है। तो शॉर्ट डाइपोल्स का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और आपको पता है B जो होगा वो म्यू इंटू एच होता है। और ध्यान सुनना, इसको अगर आप कंपेयर करोगे दैट वुड बी गिवन बाय म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस आई। इसको आप ऐसे सोचिए, इसको आप ऐसे सोचिए, ध्यान सुनिए कि भाई जो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या होगा, इसको ऐसे सोचिए जैसे वहां सोचते थे अपन, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई मटेरियल है बेटा, जैसे कोई मटेरियल है, इस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी बेटा B। कितनी अप्लाई करी आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा, बाहर से B अप्लाई करी। ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो अगर ये मीडियम नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड B ही होता। करेक्ट है, मीडियम से इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर यहां पे कोई मीडियम आ चुका है, यानी ये अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो अपोज कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को, तो भाई मैं ये बोल सकता हूं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो दो चीजों में लगी होगी, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है क्या? देखना ध्यान से। ऐसा क्यों बोल दिया बेटा? ऐसा इसलिए बोलिया कि भाई इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, अगर ये मीडियम नहीं होता तो, प्लस इस मीडियम की वजह से, ध्यान सुनना, प्लस इस मीडियम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। करेक्ट है क्या? या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि भैया इस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी जिस फैक्टर से कम हुआ है, सही है कि नहीं? हाँ सर, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच बोल दो। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो भाई एच प्लस आई शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या होना चाहिए, सॉरी म्यू आर इंटू एच होना चाहिए। ऐसा कुछ है? हाँ या ना? तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है, एक मिनट रुकना, इसको ऐसा बोलो, इसको ऐसा समझो, B की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच आनी चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो मैं क्या बोल सकता हूं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक टर्म डिफाइन की है जो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से आई है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। तो बी म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच मस्ट बी इज इक्वल्स टू जो इसके अंदर की नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये? म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। कैसा बोल सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल बोलिए सर, म्यू नॉट से म्यू नाइट का मतलब क्या हो गया? क्लोज। तो यहां से कितना आ गया? म्यू आर इंटू एच इज इक्वल्स टू एच प्लस आई। ठीक है क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। तो यहां से क्या पता चल जाएगा आपको? ध्यान सुनना बेटा। यहां से क्या पता चल जाएगा? एक और टर्म डिफाइन होती है ससेप्टिबिलिटी, दैट इज गिवन बाय आई अपॉन एच। भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे कितना मतलब कितना वो हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। तो आई अपॉन एच, तो आई की जगह क्या बोल सकते हो आप? देखो ध्यान से, आई को क्या लिख सकते हो? एच इंटू जीटा। म्यू आर इंटू एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? ये एच प्लस जीटा इंटू एच। तो एच 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 मैटर क्लोज। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा। जीटा हो जाता है बेटा म्यू आर माइनस 1।
सही है, जीटा कितना हो जाता है म्यू आर माइनस वन, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, क्यूरी लॉ क्या बोलता है, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो जीटा की वैल्यू होती है ससेप्टिबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टी से, और वहीं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ये होती है टी माइनस टी सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट राइट सर। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई, ठीक है। तो एमईसी में कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दो चार बहुत फॉर्मूले की लिस्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो ये कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, कंसेप्ट इसमें 3 या 4 ही हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फील आना बहुत जरूरी है कि इसमें अप्रोच कैसे करते हैं, थियरी क्या बोलती है इस सवाल की, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आपको पता ही होगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसा ही क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए और गिवन बाय बी ए कॉस थीटा फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? और फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट कर दो भाई उसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ और लेंज लॉ दो नियम आते हैं। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, एक सोलिनॉइड लिया बेटा। क्या किया? एक्सपेरिमेंट सुनना, एक्सपेरिमेंट सुन लोगे एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी। फैराडेज ने क्या लिया, एक सोलिनॉइड लिया और सोलिनॉइड के अक्रॉस में एक लूप कनेक्ट करके रखा। देखता रहा, करंट दिया तो उसके अंदर करंट ही नहीं बह रही थी। पर क्या हुआ, बहुत दिनों बाद जब वो परेशान हो गया तो एक बार जब वो बंद करके जा रहा था, जैसे उसने स्विच बंद किया वैसे ही उसके अंदर करंट फ्लो हुई। मतलब कुछ ऐसा, देखना ध्यान से, ये सोलिनॉइड था और उसने एक लूप बनाया आर्बिट्ररी शेप का, किसी भी शेप का, आर्बिट्ररी शेप का। तो जब ये करंट बंद करके गया ना, जब ये करंट बंद करके गया, जब ये इसने ओपन कर दिया तब खटाक से एक करंट प्रोड्यूस हुई। अच्छा, अब समझ में आया उसको। तब क्या समझ में आया कि भाई इसके अंदर जो फ्लक्स बह रही है, अगर इस फ्लक्स को चेंज करोगे तो इसके बाहर जो लूप होगा वो क्या करेगा बेटा, एक करंट प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट हो गया क्या? बिल्कुल सही। मतलब इसके बाहर जो लूप होगा उसके अक्रॉस एक क्या जनरेट हो जाएगा भाई, ध्यान सुनना, उसके अक्रॉस एक क्या जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, ये ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये जो ई होता है, माइनस साइन नहीं दिया था भाई ना, भाई ने बस बोला था दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन द फ्लक्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। करेक्ट है क्या? भाई ने ये बोला। अच्छा, फिर लेंस आया, लेंस ने एक चीज ऑब्जर्व करी, लेंस ने ये चीज ऑब्जर्व करी क्या कि भाई अगर फ्लक्स जब घट रहा है तो इसके अंदर ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है कि ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे जो इस फ्लक्स को बढ़ाए, और अगर इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अंदर एक ऐसी करंट प्रोड्यूस हो कि जिसकी वजह से ये जो प्रोड्यूस करंट है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो घटने वाली चीज को बढ़ाए और बढ़ने वाले फ्लक्स को घटाए। फील आई क्या? दैट इज वाई इट बिकम्स E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। एक और तमाशा, एक और समस्या यार सर, क्लोज लूप में तो पोटेंशियल तो जीरो होता है। हाँ यार, बात तो सही की है सर आप। क्लोज लूप में अपन केवीएल करते हैं तो हमने तो देखा है सर, क्लोज लूप में तो ड्रॉप पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। आप बोल रहे हो सर क्लोज लूप में इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा और इसमें करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, वो इसलिए क्योंकि वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर, क्लोज्ड लूप के अंदर क्या होता है बेटा, पोटेंशियल जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव के अंदर नहीं। तो इसीलिए यहां पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है एंड हेंस यहां पे इस ईएमएफ की वजह से जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। याद रखते रहना चीजें क्या क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, तो लेंस ने आके बता दिया भाई E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी है, और इस E के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव है। पहली दूसरी दोनों बात क्लियर हो चुकी हैं। तीसरी बात उसने क्या बताया भाई कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसके अंदर करंट ऐसी आएगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा वो उसके रीजन को घटाने की कोशिश करेगा अगर इसके अंदर कोई करंट प्रोड्यूस हुई होगी तो।
ओके सर, ओके ओके, सॉर्टेड 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 सर। अब कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या? नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस ई की बात करूं तो इस ई को क्या लिखा जा सकता है? आई इंटू आर इक्वल टू वट? माइनस डी फाइव बाई डी टी बेटा। यस सर, कैन आई बी रिटन एज माइनस वन अपॉन आर टाइम्स ऑफ डी फाइव बाई डी टी? डेफिनेटली सर, यू कैन ईजिली राइट, यू कैन ईजिली राइट। तो अब एक बार खटाक से जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझा तो दिया ही अपन ने। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? ईएमएफ इज सेटअप, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग दैट सर्किट चेंजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डी फाइव बाई डी टी। भाई ने बस यही दो चीज बोली, और तीसरी चीज लेंज लॉ ने आके बोल दिया, बोला क्या कि सर द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट दैट ई इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। अच्छा मैं दोबारा बता दूं, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसको पता चला क्या, अरे यार भाई इसके जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो जितनी बार वो जितने नंबर ऑफ फ्लक्स लूप, अरे मतलब जितनी बार वो लूप्स को क्रॉस कर रही है, चेंज हो रही है, उतनी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब देखो जरा कितनी तगड़ी बात है। अगर आप क्या कर दो, इसको ना दो तीन आप लूप ले आओ, ठीक है, तो क्या देखोगे इसके अंदर करंट बढ़ गई। ओ माय गुडनेस, इसके अंदर करंट क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये कितनी अच्छी चीज है कि यार आप बैठे बैठे करंट इंड्यूस करवा सकते हो और आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। भाई मेरे करंट क्या कर सकते हो आप? इंक्रीज भी कर सकते हो। तो उसने एक और चीज बोल दी, क्या कि सर आप इसको तो ऐसे याद रखो, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। मैटर क्या हो गया? क्लोज। यहां पे ये फाई जो है ये फ्लक्स ड्यू टू वन लूप है। ये किसकी वजह से है भैया? फ्लक्स ड्यू टू वन लूप। मल्टीप्लाई कर दिया है एन, मतलब फ्लक्स ड्यू टू एन लूप। चमका क्या छोटे, चमका सर चमका, चमका सर चमका। आगे चलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रॉड रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वो वाली कहां गई कहानी? ओ माय गुडनेस। चलो ये तो आप कर लोगे, आप इसके कंडीशंस और फ्लक्स वेरिएशन दे देगा, कर लोगे। अब बात करते हैं भाई, अगर 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 एक और इंड्यूस ईएमएफ की बात करते हैं। ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना, इसी लेंज लॉ का ही एप्लीकेशन है। अगर एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में आगे की तरफ भगा दिया जाए, ध्यान सुनना, ये सेकंड केस है, इससे पहले एक और चीज है, ध्यान से देखेंगे। अगर एक रॉड को बेटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसको क्या कर दो आप? इसको क्या कर दो आप? v वेलोसिटी दे दो, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? l है। अब ध्यान सुनना, इस रॉड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। ध्यान सुनेंगे, इस रॉड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। तो क्या होगा बच्चे? तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो सर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर कैसा फोर्स लगेगा? वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सर v क्रॉस भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इससे कोई सर्किट आप कनेक्ट करते हो तो भैया ये तो करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जरा सोचा है कभी सोचा है कि सर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो चलिए आइए निकालने की करते हैं कोशिश। इसकी जो वैल्यू होती है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट इज गिवन बाय BVL। और याद रखेंगे ये तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। करेक्ट है क्या? B शुड बी परपेंडिकुलर टू V शुड बी परपेंडिकुलर टू L, एंड देन देयर विल बी अ वोल्टेज EMF एट इट्स एंड्स। क्लियर हो गया क्या? देख लो ध्यान से। हाँ सर क्लियर हो गया। और आया कैसे? देखना ध्यान से। आया ऐसे, जब इसको आप v वेलोसिटी से आगे की तरफ लेके जा रहे थे तो एक चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? QVB। तो जब ऐसा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक टाइम आएगा, अब ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज नीचे धक्का मारना स्टार्ट करेगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऊपर धक्का मारना स्टार्ट करेगा। और जब कंडीशन बैलेंस हो जाएगी तो QVB किसके बराबर हो जाएगा बेटा? QE के बराबर हो जाएगा। मैटर क्लोज। E की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? B इंटू V। और E को क्या लिख सकते हो आप? टोटल वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो वोल्टेज जो आएगा वो आएगा BVL।
चमका क्या छोटे? हाँ सर, पर याद रखें B इज परपेंडिकुलर टू V इज परपेंडिकुलर टू L, तो BVL आ जाएगा वोल्टेज। सिमिलरली अगर आप इस रॉड को रोटेट कर दो तो यहाँ पे जब रोटेट करोगे तो हर एक चार्ज पार्टिकल के पास क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इधर आएगी। तो V क्रॉस B करोगे तो पॉजिटिव चार्जेस किधर आने लग जाएंगे? इधर। यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और ये जो EMF होगा दैट वुड बी गिवन बाय B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। सर कैसे निकाला? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, x दूरी पे जाके एक dx एलिमेंट क्या कर ले? एज्यूम कर ले। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा x हो जाएगी, और जो EMF प्रोड्यूस होगा इस dx एलिमेंट में वो कितना हो जाएगा बेटा? b इंटू ओमेगा x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दें अगर 0 से लेके L तक, तो b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा EMF। I hope you get my point, what I'm trying to make, okay? हाँ sir, absolutely. For a wheel rotating in Earth's magnetic field, effective EMF between the periphery and the center is B omega L square by 2. वापस से वही वाली कहानी है, B omega L square by 2. चले आगे की तरफ क्या? बिल्कुल सर, चलिए। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये नीचे की तरफ ओमेगा है, ठीक है? मैंने ओमेगा किसको मान रखा है? मैंने ओमेगा ऊपर की तरफ मांग रखा है, ठीक है? उसके लिए बोल रखा है, इसलिए पोलैरिटी ऐसी आई है। एक्चुअल पोलैरिटी मच गया। देखो बेटा, ओमेगा के लिए घुमा रखा है ना, अगर मैं ऐसा ओमेगा घुमाता तो कैसी पोलैरिटी आती बेटा? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। नीचे की तरफ ओमेगा घुमाऊंगा तो ऐसी पोलैरिटी आएगी। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ना? V क्रॉस B कर दो, खाली पॉजिटिव आपको पता चल गया, नेगेटिव तो अपोजिट एंड पे है ही सही, कोई समस्या नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट डज इट से? लेट अस सी। चलिए एक चीज का और ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि भाई ये L जो है ना, ये वापस से शॉर्टेस्ट लेंथ है 2 पॉइंट के बीच की, ठीक है? शॉर्टेस्ट लेंथ है 2 पॉइंट के बीच की, है ना? घबराना नहीं है। चलो आगे बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? सेल्फ इंडक्टर और सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान सुनना। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बेटा? व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड, द फ्लक्स लिंकिंग विद द ओन वाइंडिंग चेंजेस, एंड ड्यू टू द चेंज इन लिंक्ड फ्लक्स विद द कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड व्हिच इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलना चाह रहा है बेटा? अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है, किसी कॉइल में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है, आप इसी करंट को चेंज कर दे रहे हो, तो आप इसी के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दे रहे हो। और अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो वो एक EMF प्रोड्यूस करेगा जो कि बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना चाहेगा और घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। खुद की करंट की चेंज होने की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, एंड इट इज गिवन बाय phi इज इक्वल्स टू L इंटू आई। ठीक है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगी, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है L। लेकिन एक बात याद रखना, phi 1 जो है वो L इंटू I1 खुद की करंट की वजह से होता है भैया, दूसरे करंट की वजह से नहीं, है ना? चलिए। तो सेल्फ इंडक्शन ES कितना होता है? d∅dt, L di/dt। मतलब आप क्या बोल सकते हो? एक कॉयल के अक्रॉस के वोल्टेज को L di/dt बोल सकते हो। सही है कि नहीं भाई? phi इक्वल टू Li है, पुट कर दिया L di/dt। करेक्ट है। चले आगे की तरफ चले। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जैसे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वैसे ही इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और जैसे ही किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा? 1/L इक्वल टू 1/L। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, वैसे ही यहाँ पे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है बेटा? अब देखो, 2 कॉयल रखे हुए हैं, एक के कॉयल के करंट को अगर चेंज करोगे तो उसके पास में रखे हुए दूसरे कॉयल के अंदर की मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? चेंज होगी, और उसकी वजह से उसके अंदर जो भी क्या होगी? करंट डेवलप होगी। मतलब इस प्रोसेस को बोलेंगे ये म्यूचुअली इंड्यूस हुआ है, ये खुद की करंट की चेंज की वजह से इंड्यूस नहीं हुआ है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दूसरे की करंट की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। If two electrical circuits are such that the magnetic field due to a current in one is partly or wholly linked with the other, the two coils are said to be in electromagnetic coupled circuit. Then any changes of current in one produces a change of magnetic field in another, and later opposes the changes by inducing an EMF within itself. This flux is called mutual induction, and the induced EMF in the later circuit due to the change of current in the former one is called mutually induced EMF.
ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पे फाई एम इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ आई पी, वहां पे एल आई लिखा था, तो देखो फाई एम क्या है, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इक्वल टू करंट इन द प्राइमरी, एंड दैट वाई ई एम वापस से क्या हो जाएगा, एम डी आई बाई डी टी। दो तीन फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग k है तो m को क्या लिख सकते हैं अपन, k टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 इंटू L2, वेयर L1 एंड L2 आर द सेल्फ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस, ठीक है। हाँ सर, अगर दो कॉयल के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो L1 प्लस L2 प्लस 2m अगर सीरीज में एडेड है, क्लियर है क्या, और अगर सीरीज में एडेड है पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो L1 प्लस L2 माइनस 2m। सिमिलरली अगर दो कॉइल्स पैरेलल में एडेड हैं तो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 इंटू एम। अब आखिरी बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है भाई, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ध्यान सुनना, और ये कोर होता है, कोर को एकदम सॉफ्ट आयरन, मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। क्यों सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हिस्टेरेसिस लॉस हो जाए वो कम हो जाए, रिटेंटिविटी जो होती है और जो कोहेसिविटी होती है वो क्या होता है, कम होता है, कोएर्सिविटी, करेक्ट है। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं, इनके कम होते हैं। अब बेसिकली क्या है, ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सर आप बोल रहे हो क्या कि भैया एक जगह कम वोल्टेज है तो दूसरी जगह ज्यादा वोल्टेज आप कर सकते हो, ऐसे कैसे कर देंगे सर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है भैया, वो कम वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा के दे देते हैं, स्टेप डाउन में ज्यादा वोल्टेज को कम करके दे देते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो सर जब स्टेप अप की बात करी तो आप कैसे कर सकते हो सर, कम एनर्जी है तो ज्यादा कैसे दे सकते हो, बेटा एनर्जी की बात नहीं हो रही है, वोल्टेज की बात हो रही है। एनर्जी क्या होता है, पी वी इंटू आई इंटू टी, दैट इज पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो वी इंटू आई मस्ट बी कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो वी आई इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और आपको पता है उतना कितना ई में इंड्यूस होगा, V1 जो होगा, V प्राइमरी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N प्राइमरी और V सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मैंने अभी आपको बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर हो गया। तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आउटपुट में जो करंट मिलेगा और इनपुट में जो करंट मिलेगा उनका रेशियो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया VI शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो चीज अपन पढ़ी चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ एलसी एंड एलआर सर्किट्स की। तो बेटा इसके ऊपर एक मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है, यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक इट आउट, मास्टर प्रॉब्लम सीरीज ऑन आरएल एंड आरसी सर्किट। मेक श्योर आप उसको एक बार जरूर देखें, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होगा। पर मैं यहाँ पे आपको एक बार ट्रिक बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने एलसी एलआर सारे क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता रखी है उस वीडियो में, पर स्टिल वी विल डिस्कस दिस थिंग हियर वंस अगेन। तो भाई दो प्रकार के एनालिसिस करते हैं अपन, एक करते हैं स्टडी स्टेट एनालिसिस, स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस। किसकी बात करते हैं, दो चीजों की। सब बोर्ड पे देखेंगे बेटा। तो मैं टाइम का एक पिक्चर लेता हूं, ध्यान सुनना। ये अगर टाइम t इक्वल टू 0 है, करेक्ट है क्या, ये टाइम अगर t इक्वल टू t है तो मैं इस टाइम को, जस्ट पहले वाले टाइम को t0 माइनस लिखूंगा और जस्ट आगे वाले टाइम को t0 प्लस लिखूंगा। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। और इसको टाइम माइनस इन्फिनिटी, इसको टाइम प्लस इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे अपन स्टडी स्टेट, इसको बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट, इसको ही बोलेंगे स्टडी स्टेट। या फिर लिखा होगा हाँ, स्विच इज ओपन और क्लोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है क्या, बिल्कुल सही सर। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने एक चीज सीख ली सर, हमें स्टडी और ट्रांजिएंट के बारे में पता चल चुका है। तो मैं अब डिफरेंट सर्किट एलिमेंट लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी स्टेट पे कैसा बिहेव करेगा और ट्रांजिएंट पे वो कैसा बिहेव करेगा। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया सर। तो देखिएगा, मतलब t इक्वल टू 0 प्लस और t इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सही सर। अगर कोई कैपेसिटर है ना, और ये जो है ये t इक्वल टू 0 माइनस की कंडीशन है, ठीक है, t इक्वल टू 0 माइनस की कंडीशन है। कोई कैपेसिटर है
इंडक्टर है, फिर वापस से कैपेसिटर है, और फिर वापस से इंडक्टर है। तो अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पहले जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है, तो t इक्वल टू ज़ीरो पे भी वोल्टेज क्या रहने वाला है, ज़ीरो रहने वाला है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। Just after closing the switch, it will behave like a short circuit, and at infinity it will behave like an open circuit. इंडक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर पहले इसके अंदर कोई करंट नहीं है तो ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा, करंट इक्वल टू जीरो, और फाइनली इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पहले कोई वोल्टेज है तो वो बाद में एक वोल्टेज सोर्स जैसा ट्रीट करेगा, और फाइनली इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। वैसे ही इंडक्टर में अगर पहले कोई करंट है तो इट विल बिहेव लाइक अ करंट सोर्स, पर बाद में इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, और इंडक्टर जो होता है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है बेटा, लिख लो कॉपी में, कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। और इंडक्टर क्या करता है छोटे, इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। क्लियर हो गया क्या? चेंज इन वोल्टेज को और चेंज इन करंट को क्या करेंगे, एक अपोज करेगा और एक चेंज इन करंट को अपोज करेगा, एक वोल्टेज को अपोज करेगा। उसके बेसिस पे हमने ये चीज कर ली है, ठीक है। अब आता है ब्रह्मास्त्र। अब क्या आता है बेटा, ब्रह्मास्त्र। तो याद रखना बेटा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर will be given by voltage across capacitor at infinity plus voltage across capacitor at 0 plus minus voltage across capacitor at infinity into e की पावर माइनस t by RC। ठीक है बेटा, RC सर्किट के लिए यस और नो, यस सर। सिमिलरली करंट अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन बाय करंट अक्रॉस इंडक्टर एट इंफिनिटी प्लस current across inductor at 0 plus minus current across inductor at infinity into e की पावर माइनस t by tau, है ना। तो r t by l। ये दो चीज आप याद रखेंगे, आप किसी भी सवाल में गलती करके नहीं आने वाले बेटा, अगर आपको ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट याद है तो। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया सर। चले आगे की तरफ, यस सर। नाउ मूविंग ऑन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये सब भाड़ में जाए, ये सब चीजें मत देखो आप, बस यहां देखो, डायरेक्ट आएगा। ग्रोथ ऑफ अ करंट इन एन एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ अ करंट इन अ एलआर सर्किट। तो देखिए t इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज किया, तो देखिए t इक्वल टू जीरो माइनस पे क्या सर्किट के अंदर करंट था? नहीं था। तो सर करंट इन इंडक्टर वाज जीरो। टेल मी यस और नो। यस सर, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ t इक्वल टू जीरो प्लस पे करंट इन इंडक्टर कैसा होगा बेटा, कैसा बिहेव करेगा? ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, यस और नो। हाँ सर, तो अभी भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन करंट को अपोज करता है इंडक्टर। फीलिंग आ गई सर, बहुत गजब की फीलिंग आ गई। हाँ सर, आ गई आ गई आ गई। और मैंने आपको क्या बताया बेटा, ध्यान सुनना, मैंने आपको क्या बताया कि भाई कुछ नहीं करने का है। अब आपको मान लो ये ई दे रखा है, करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो मैंने आपको बता दिया सर, इंडक्टर के अंदर किसी भी टाइम टी पे जो करंट होगा, और आई एट इन्फिनिटी कितना होगा भैया? हाँ, इन्फिनिटी टाइम पे ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो जो करंट जाएगी इसके अंदर कितनी जाएगी बेटा, ई आर। हाँ सर, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई एट इन्फिनिटी प्लस आई एट जीरो माइनस आई एट इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। हाँ यार सर, ये तो मैटर ही क्लोज हो गया सर। ई बाई आर कॉमन आ गया, वन माइनस, सॉरी ई बाई आर कॉमन ले लिया, हाँ, वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? यू डोंट हैव टू बाय हार्ट इट। क्यों? क्योंकि ये सर्किट और कितना भी गंदा कर देगा तो आपके पास ये गुरु मंत्र होना चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए, यू कैन ईजिली सॉल्व इट। सेम गोज विद आरसी सर्किट। सेम आरसी की बात करोगे तो वोल्टेज आप निकाल लोगे किसी भी टाइम टी पे, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। एक बार आप लोग करके देखिएगा आरसी सर्किट के लिए, ठीक है बेटा, निकाल के देखिएगा। और एक बार जरूर वो वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, आरएल एंड आरसी सर्किट के नाम से मैंने ही बना के डाला है, एटीपी स्टार जेई पे। ऑलराइट एवरीवन, ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की ही कहानी समाप्त हो जाए,
ठीक है, बहुत कभी कभार बहुत परेशान कर देते हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है, स्पेशली एडवांस में तो पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो यू शुड नो हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जस्ट बाय गोइंग थ्रू दैट वीडियो अगेन, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, कंसेप्ट आपने सीखा हो। चलते हैं आगे की तरफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अगेन इसमें बस फॉर्मूला बेस्ड है, इसका भी एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करके सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जितने भी कोई इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ये वेक्टर मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, या फिर अन्यथा 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 ये कॉम्प्लेक्स एनालॉजी से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेट अस ट्राई टू बिगिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ये सबसे पहली तो चीज़, आपको किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैकेनिक्स में भी बहुत काम आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1/t इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इनटू dt, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए 0 to 2 i स्क्वायर dt, अगेन 0 to 2 dt का इंटीग्रेशन। तो भाई कोई साइनोसॉइडल वेव है तो उसके लिए अगर आप एवरेज वैल्यू निकालने जाओगे, देखना ये जो चीज़ लिखी है गलत लिखी है। साइनोसॉइडल जो वेव होती है बेटा, इसकी एक साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है, जितना ऊपर उतना ही नीचे है तो 0 होती है। तो ये 2Vm0/π क्या लिखा है, ये फॉर हाफ साइकिल है। किसके लिए है बच्चे, ये हाफ साइकिल पावर एवरेज, सॉरी वोल्टेज एवरेज हाफ साइकिल, ठीक है। आरएमएस अगर निकालोगे तो V0 क्या आएगा बेटा, √2 आएगा, सही है कि नहीं। हाँ सर, ऐसे ही करंट की बात करोगे तो 2I0/π और I0/√2, लेकिन ये किसके लिए है बेटा, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है। नाउ मूविंग ऑन, अब देखते हैं ध्यान से। अगर एसी सर्किट्स की बात करोगे तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट में कोई लैग नहीं रहता है, खाली एम्पलीट्यूड का डिफरेंस रहता है, बिकॉज आपको पता है V = क्या होता है बेटा, I × R होता है। करेक्ट है सर। अगर सिर्फ प्योरली इंडक्टिव सर्किट की मैं बात करूं तो आपको पता है VL क्या होता है बेटा, LdI/dt होता है। तो अगर करंट कॉस है, ध्यान सुनना, अगर करंट आपने sin ωt लिया है तो VL क्या आएगा बेटा, cos ωt आएगा। तो cos ωt एक्चुअली है कितना, sin ωt प्लस π/2, तो π/2 देखो क्या है बेटा, आगे रहेगा, है ना। तो वोल्टेज करंट से लीड करता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वोल्टेज करंट से π/2 कितना कर रहा है, लीड कर रहा है। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से लीड करता है, क्यों, क्योंकि भैया इसके अंदर जो करंट होती है कैपेसिटर की वो होती है CdV/dt। करेक्ट है क्या। इसको याद करने का तरीका होता है बेटा, एक याद कर लेना, कोड होता है सिविल। क्या होता है कोड, सिविल। कैपेसिटर के अंदर करंट वोल्टेज से लीड करती है और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज करंट से लीड करता है। याद खत्म, सिविल कोड याद कर लो, ये पूरा चार्ट खत्म हो गया। नेट इंपेडेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, R² + X², जहां X को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंस। सिमिलरली जो XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, दैट इज गिवन बाय ωL, वाइल कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय 1/ωc। तो मतलब कभी भी नेट आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो R की वैल्यू प्लस X निकालना पड़ेगा आपको, XL + XC, ठीक है। कितनी होती है, ωL ωc √1 + XL + XC। आप ये याद कर लो बेटा, AC में और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीरीज LCR सर्किट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जितने सर्किट हैं, अगर आपको ये सर्किट अच्छे से आता है तो आप बाकी सर्किट एकदम बूम बूम उड़ा दोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। सीरीज LCR सर्किट के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, नेट इंपेडेंस कितना हो जाएगा, R तो हो ही गया है, L और C है तो XL + XC हो जाएगा, XL + XC। लेकिन प्लस XC क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे सर, माइनस क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज और करंट है, ये दोनों के बीच में लीड और लैग का अंतर है, इसीलिए हमेशा याद हो, ये हो गया R + XL - XC का होल स्क्वायर। ऐसे ही वोल्टेज आपको पता चल चुका है, ध्यान से देखना। अच्छा, तो आपको जो नेट करंट है वो क्या पता चल जाएगा, V/Z पता चल जाएगा, यस और नो, यस सर। तो अगर आपको ये याद है बेटा Z, तो आपको बहुत अच्छी चीज पता है, क्या है, अगर मान लो सिंपल RL सर्किट हुआ तो सिर्फ R और XL रहेगा, सिंपल RC सर्किट हुआ तो R और क्या रहेगा बेटा, XC रहेगा। क्लियर है क्या। या फिर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव सर्किट हुआ तो XL रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट रहा तो सिर्फ XC रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सीरीज याद हो तो बेटा आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई और कर सकते हैं। cos φ
जो होता है जिसको पावर फैक्टर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड R/Z। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। रेजोनेंस पे एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है बेटा? XC की वैल्यू हो जाती है, और Z एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाता है? R के बराबर हो जाता है। तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, फाई हो जाता है 0। LC ऑसिलेशन में अगर Q किसके बराबर है? Q0 sin ओमेगा टी के बराबर है, तो I जो होगा वो हो जाएगा I0 cos ओमेगा टी प्लस फाइव। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। और इसके अंदर L और C है। रेजिस्टेंस एक्चुअली पावर को खाता है, L और C क्या करते हैं बेटा? जो क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, या फिर जब जरूरत पड़ती है तो जनरेट भी करते हैं। तो मान लो अगर एक रेजिस्टेंस फ्री नेटवर्क बना दिया आपने सिर्फ L और C को, तो L एक बार C को चार्ज करेगा, C दूसरी बार L को चार्ज करेगा। इट विल बी अ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज व्हाई आई हैव राइट Q इज इक्वल्स टू Q0 sin ओमेगा टी प्लस थीटा। और टोटल एनर्जी आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। याद है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यहां पोटेंशियल और काइनेटिक का रोल कौन प्ले कर रहा है? एक कैपेसिटर वाला एलिमेंट और एक इंडक्टर वाला एलिमेंट। दैट इज वाई हाफ LI स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 2C इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कंपेयर करोगे उसको अगर SHM के साथ आप, तो Q X से रिप्लेस होगा, I V से रिप्लेस होगा, L M से रिप्लेस होगा, C 1/K से रिप्लेस होगा। चलते हैं आगे की तरफ। डैम्प्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। तो डैम्प ऑसिलेशन यार भाई नहीं है, तो आप डैम्प ऑसिलेशन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी की बात नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब देखिए, जब डैम्पिंग की बात करते हैं तो डैम्पिंग भी भाई कई प्रकार की होती है, ठीक है। डैम्पिंग के अंदर क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो एटेन्युएट होता है समय के साथ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो कि क्या कर रही है? अपने जो ड्राइविंग फोर्स है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। जैसे अपन ने वहां पे ऑसिलेशन में पढ़ा था, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो जो ऑसिलेशन में अपन ने पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो आप अभी पढ़ते नहीं हो, CF और PI मेथड से एक्चुअली कैलकुलेट की जाती है। हाल फिलहाल के लिए उसी डैम्प ऑसिलेशन को आप यहाँ पे अज्यूम करके सोचिए, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी है बेटा? ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैं आपको एक कंपेरिजन बता देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे चार्ज की कहानी है, यहाँ ड्राइविंग फोर्स F है, यहाँ पे V है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? हाफ mv स्क्वायर। यहां पे कितनी होती है बेटा? हाफ L dq बाई dt का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पे जो x है, dx बाई dt है v, तो यहाँ dq बाई dt का होल स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। करेक्ट है क्या? पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया अभी, हाफ की x स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर बाय 2c होता है। वहाँ मास का काम हो रहा है, यहाँ L, वहाँ पे पावर FV है, यहाँ पे पावर VI है, वहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट B है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट K है, यहाँ पे 1/C है, अभी जो अपन ने देखा पीछे की तरफ। ठीक है क्या? बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। बात करते हैं अपन पैरेलल LCR सर्किट की। तो इस सर्किट के केस में आपको पता है पैरेलल में जो नेट करंट I आने वाला है वो IL प्लस IC प्लस IR आने वाला है। पर ये क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्या IL प्लस IC? नहीं सर, इनको कैसे ऐड करना पड़ेगा? वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, तब ये ऐड होंगे। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इसके साथ एक चीज और है, एक चीज और होती है बेटा, ध्यान सुनना। रेजोनेंस जो होता है सर्किट के अंदर, एट रेजोनेंस नेट इंपेडेंस जो होता है वो सिर्फ R के बराबर बचता है। याद रखना, XL को आप हमेशा XC से इक्वेट कर दोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 1/√LC। चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल सर्किट हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर आपको पावर निकालने को पूछ दिया जाए, दैट विल बी गिवन बाय IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई, पावर इन AC सर्किट। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप याद रखिएगा। और आखिरी आता है बेटा क्वालिटी फैक्टर। यस, आखिरी क्या आता है बेटा? क्वालिटी फैक्टर। तो दैट इज गिवन बाय रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। सही है? उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया। आई थिंक इट्स करेक्ट। दैट क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। अच्छा, EM वेव की अगर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो EM वेव में 4 इक्वेशंस होती हैं बेटा, जो चारों आपको याद रखनी है अच्छे से। सबसे पहली चीज़ तो क्या बेटा, ये अपन पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है ना, E.ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी आपको बताया B.ds 0 होगा, E.dl जो होगा माइनस d∅/dt होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ B.dl जो होता है बेटा, अब ध्यान से सुनना, अभी आपने देखा किसकी वजह से हुआ इंटीग्रेशन ऑफ B.dl? अभी आपने देखा था म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज था,
ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज तो आ गया, लेकिन 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 इसके अंदर एक ड्रिफ्ट करंट भी होती है, दैट इज गिवन बाय डी फाई ई बाई डी टी। क्योंकि क्या हुआ, जब देखा गया कि भाई अगर किसी लूप के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हुआ तो भी उसके अंदर करंट आई, मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। तो देखिए यहाँ पे आप सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, इसमें सवाल पूछा है, एक आध सवाल पूछता ही है ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रैवलिंग, देन द ईएम वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। कैसी है? ट्रांसवर्स वेव। ईएम वेव्स कैरीज मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ। द ईएम वेव्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट गिवन बाय mu is equals to 1 upon permittivity and permeability of space, that is given by 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और E की वैल्यू जो होती है B into C के बराबर होती है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E क्रॉस B ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल। याद रखना, E क्रॉस B करोगे तो डायरेक्शन ऑफ वेव आनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेव। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन बेटा, राइट राइट सर। अच्छा, आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इन अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच देयर इज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है बेटा, इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो, और थोड़ी सी अगर आपको एक एज चाहिए तो आप ज़रूर जाके RC/RL सर्किट और अल्टरनेटिंग करंट वीडियोस में जाके ज़रूर देखें ATP स्टार के चैनल पे। ऑल राइट, मास्टर प्रॉब्लम बैंक में होगा वो, आई थिंक है, वो डेफिनेटली है। ऑल राइट एवरीवन, तो आप जाके देखें, थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही हो, एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, पर घबराने का नहीं है, बूम बूम लगे रहो, भिड़े रहो। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।